नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें हम एसटीक्यू सीरीज के अंदर आज पेपर 4 डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन 2 नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इस सीरीज में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको पता है कि हम 20 क्वेश्चन देखेंगे एज इट इज, जैसे एग्जाम में आते हैं, मेन एग्जाम में। तो आपके लिए ये 20 क्वेश्चंस का एक टेस्ट भी है, तो इनको पहले आप एक बार अटेम्प्ट करें, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुने। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। नैतिकता के विभिन्न आयामों का वर्णन करें। ये इस टॉपिक से रिलेटेड है और इसमें आप किस तरह से इसको अटेम्प्ट करेंगे, वो गाइडलाइंस हैं। उसमें देखिए, आप पहले नैतिकता को परिभाषित कर दीजिए, उसके बाद नैतिकता को भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिख दीजिए और फिर पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में लिख दीजिए। ठीक है, इससे इसके जितने भी डायमेंशन है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप नैतिकता के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए और कोशिश कीजिए इसको जितना इजी लैंग्वेज में लिखें, बुकिश लैंग्वेज का कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है, और जितना आसान भाषा में इसको लिख सकते हैं उसमें लिखें। ठीक है, तो देखिए, किसी व्यक्ति का जो आचरण है ना, कंडक्ट है जो, उसको जब हम सामाजिक मूल्यों के आधार पर उसको डिफाइन करते हैं और राइट और रॉन्ग डिसाइड करते हैं उसके बेसिस पर, तो उसे हम नैतिकता कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति का आचरण या व्यवहार को सामाजिक मूल्यों या मानकों के आधार पर सही और गलत का निर्धारण करना नैतिकता कहलाता है। ये इसकी एक डेफिनेशन हो गई। और पहले भी हम बात कर चुके कि इसके आयामों को हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में और पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में दोनों में देखेंगे। तो देखिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो बेसिकली क्या है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म है जो, उसको ही नैतिकता बोला गया है। ठीक है, धर्म का अगर कोई पालन कर ले तो वो अपने आप नैतिक है ना। कैसे? क्योंकि जितने भी धर्म हैं भारत के अंदर, उन सब में नैतिकता की ही बात की है और सभी में नैतिकता का ही पाठ पढ़ाया गया है। ठीक है, तो अगर किसी को नैतिकता को अलग अलग पढ़ाने से अच्छा एक शब्द में धर्म का पालन करने के लिए बोला जाए तो वही नैतिकता है। यही चीज यहां पर लिखी हुई है। देखिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत सामान्य धर्म अर्थात ज्ञान या संचार के माध्यम साधनों से नैतिक मूल्यों के आधार पर प्राप्त दार्शनिक एवं व्यवहारिक ज्ञान का संबंध नैतिकता से माना गया है। इसके अंतर्गत धर्म का अर्थ होता है नैतिकता एवं स्वयं कर्तव्य पालन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, परंपरागत धर्म से क्या है कि धर्म के 10 लक्षण माने गए हैं, जो अगर इंसान के अंदर हैं तो वो एथिकल और मोरल लाइफ बिता सकता है। कौन से हैं वो धर्म? क्षमा, संयम, आस्तेय, स्वच्छता, इंद्रिय नियंत्रण, बुद्धि, विद्या, सत्य, आक्रोश, ये सारे। ठीक है, अगर ये हैं तो एक अच्छी मोरल लाइफ बिताई जा सकती है। तो ये सब इनकलकेट करने की कोशिश करनी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। तो बेसिकली धर्म को फॉलो करना, तो ये सब अपने आप ही इनकलकेट हो जाता है। अच्छा, अब इंडियन फिलोसफी में लाइफ को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। एक आपका हो गया ब्रह्मचर्य, ठीक है, दूसरा हो गया गृहस्थ, तीसरा हो गया आपका वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। तो जो ब्रह्मचर्य, इनको कहते क्या है? इनको वर्ण आश्रम धर्म कहते हैं। ब्रह्मचर्य वो हो गया जिसमें आप एजुकेशन वगैरह लेते हैं, गृहस्थ हो गया जिसमें आपकी शादी ब्याह और सामाजिक चीजों से जुड़ जाते हैं, वानप्रस्थ में जो भी आपने समाज से सीखा वो समाज को, सोसाइटी को आप देते हैं, और संन्यास में आप क्या नाम है, सभी चीजों का, मोह माया को त्याग करके आप भगवान में लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई ये इंडियन फिलोसफी के पार्ट से। इसके अलावा गुणों धर्म है ना, इंसान में सद्गुण होना चाहिए, आचरण उसका अच्छा होना चाहिए, सद्गुण को फॉलो करना चाहिए। राजा वाले गुण जो बोल दिया उसको फॉलो करना चाहिए अपने, है ना, मतलब सोच समझ के बोलना चाहिए, राजा की वाले गुण होने चाहिए। उसके बाद तमोगुण, इसको कंट्रोल में रखना है ना, नाराजगी, गुस्सा, तमोगुण। ठीक है, इन सभी चीजों को नैतिकता के विभिन्न पहलुओं से आंका गया है। ठीक है, अब देखिए, हम कुछ पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य पे बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे यहाँ पर सब इंडियन में धर्म को मेन माना गया था, वैसे यहाँ पर क्या है, कंडक्ट को मेन माना गया है। ठीक है, आचरण को। तो देखिए, मानकीय नीतिशास्त्र और निर्देशात्मक नीतिशास्त्र के अंतर्गत नैतिकता को सामाजिक मूल्यों से सृजित सिद्धांत के आधार पर आचरण से संबंधित माना गया है ना। तो इसमें क्या, कई सारे टाइप हैं, जिसमें से एक तो देखिए, ये प्रयोजनवादी होते हैं। ये क्या करते हैं? साध्य पर बल देते हैं ना, मीन्स पर बल देंगे।
और दूसरे होते हैं कर्तव्यवादी, वो साध्य और साधन, मीन्स और एंड दोनों पर बल देंगे, है ना, कि कुछ होता है कि अंत भला तो सब भला, है ना, वो वाला, और उसके लिए आपने क्या पाथ फॉलो किया उससे कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, अंत तो अच्छा करना ही है, साथ में उस अंत को पाने के लिए जो पाथ यूज आप कर रहे हैं वो भी एक अच्छा होना चाहिए, मतलब साध्य और साधन दोनों ही अच्छे होने चाहिए। ये कर्तव्यवादी हो गए। ठीक है, प्रयोजनवादी सिर्फ मीन्स पर, कि काम आप तरीका आप अच्छा फॉलो करो, अंत जो होगा, रिजल्ट जो आएगा वो अपने आप ही अच्छा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विवरणात्मक नीति शास्त्र, इसमें क्या है, लोक आकांक्षाओं पर आधारित मूल्यों पर बल दिया गया है। ठीक है, वैल्यूज बेस्ड ऑन द पब्लिक एस्पायरेशंस। ठीक है, उसके अलावा प्रयोगात्मक नीति शास्त्र होता है। इसमें क्या होता है कि परिस्थितियों के आधार पर किसी मानवीय क्रियाकलाप को सही या गलत बताना, मतलब अगर कोई काम हुआ है तो अगर आप इसमें एक मोटा मोटा बोले तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाली बात है ना, परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेना। ठीक है, उसके बाद नीति शास्त्र, सद्गुण नीति शास्त्र में क्या है कि सच्चरित्र व्यक्ति सदैव सही कार्य करता है, बुद्धिमत्ता, साहस, संयम और न्याय, ये चार उसके गुण हैं। ठीक है, तो सद्गुण आपको फॉलो करना है, मतलब आचरण पर मेन इम्फेसिस। ठीक है, इस तरह से इसको एंड कर देंगे। दोनों को हमने इंडियन पर्सपेक्टिव और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव दोनों यहाँ पर देख लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें क्वेश्चन है कि व्हाट इज सोशलाइजेशन एंड ऑन व्हाट ग्राउंड डज द मोरालिटी डेवलप। समाजीकरण क्या है और किन आधारों पर नैतिकता का विकास होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले समाज का वर्णन कर दीजिए, फिर समाजीकरण के बारे में बता दीजिए कि है क्या ये समाजीकरण, फिर समाजीकरण के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास के बारे में लिखिए, और फिर लास्ट में इसका निष्कर्ष लिखिए। ठीक है, देखिए, दो या दो से अधिक लोगों का एक विशिष्ट पहचान रखने वाला और एक निश्चित भू क्षेत्र में निवास करने वाला ऐसा समूह जो संतति के माध्यम से एक सामान्य संस्कृति या उप संस्कृतियों से युक्त होता है, उसे समाज कहते हैं। ठीक है, नैतिक मूल्यों के विकास में समाज की निर्णायक भूमिका है। भाई, समाज है जो आपके नैतिक मूल्य कैसे डिसाइड होते हैं, आप ऐसे समाज में रहिए जहां पर हमेशा लड़ाई होती रहती है। ठीक है, तो आपके अंदर तमोगुण हमें अपने आप डेवलप हो जाएगा, है ना, ये आपके लिए बड़ी नॉर्मल सी चीज होगी कि ये तो कहते ही हैं, आपने ऐसा सुना होगा कि यार इसमें क्या बड़ी बात। कई लोग क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी बातों को बड़ी आराम से निकाल देते हैं और उसमें कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो ये सब कैसे डेवलप हो रहा है, ये उनके परिवेश से डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अब उसके बाद समाज के बारे में आपने बताया, और अब उसके बाद आप समाजीकरण के बारे में बताइए कि समाजीकरण कैसे समाजीकरण होता क्या है ये समाजीकरण। ठीक है, ये सीखने की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक मूल्यों, मानकों, नियमों को अपनाया जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी उसका हस्तांतरण होता रहता है। ठीक है, देखिए, आप कुछ चीज़ों को आप नोट कीजिए, देखिएगा कि आपके जो पिताजी की कुछ लक्षण थे वो आप में पाए गए होंगे। ठीक है, उनके पिताजी के कुछ लक्षण आपके पिताजी में पाए गए होंगे। ठीक है, तो ये सब कैसे है, क्योंकि आप लोगों का जो परिवेश है, मतलब हर किसी का जो अपना परिवेश है, वो एक समाजीकरण है, उसी समाज के हिसाब से डील करता है। ठीक है, किसी किसी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि छोटी छोटी बातें, मतलब जैसे कि लव मैरिजेस हैं। ठीक है, लव मैरिजेस क्या है कि किसी किसी के लिए कि अरे कैसे होगा, और कुछ कुछ लोग क्या है, बड़ी गांव में रहने के बाद भी बड़ी आसानी से इस चीज़ को निकाल देते हैं कि हाँ ठीक है, पसंद है एक दूसरे को तो कर रहे हैं, है ना, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सब क्या है कि समाजीकरण का हिस्सा है। ठीक है, किसी समाज में उसी चीज़ को एक्सेप्टेंस है और किसी समाज में नहीं है एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जो कि गलत हैं वो भी उसका हिस्सा बनी आ रही हैं। ठीक है, लेकिन एक्सेप्टेंस मिल चुकी है समाज की तरफ से तो वो चली आ रही है। तो ऐसे में खत्म करने के लिए क्या करा जाता है, एक लॉ बनाया जाता है ना, जैसे कि सती प्रथा वाला ले लीजिए आप, है ना, एक लॉ बनाइए, और लॉ से फिर लोगों के अंदर एक आइडिया आता है कि अच्छा ये चीज़ गलत है जिसको हमें खत्म करना है। तो धीमे 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 लंबे समय के बाद लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं और वो समाजीकरण का हिस्सा ना होकर के जो होना चाहिए उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, अभिकरण, परिवार, स्कूल, मित्र समूह, अन्य संगठन जैसे कि धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन, संचार माध्यम, ये सारे इसके तरीके होते हैं। ठीक है, एजेंसीज हैं, फैमिली है जो
उससे ही मिलेगा। ठीक है, आपका सबसे पहले आपका किस तरह का स्वभाव होगा वो फैमिली पे डिपेंड करेगा। उसके अलावा आप किससे सबसे ज्यादा, बच्चा सबसे ज्यादा किससे मिलता है? सबसे ज्यादा बच्चा मिलता है अपने दोस्तों से। ठीक है, उसका वो किस तरह के हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। उसके अलावा जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि किस तरह का आचरण बच्चे के अंदर इनकलकेट होना चाहिए, किस तरह का उसकी सोसाइटी उसको मिलनी चाहिए, है ना, क्या कैसी सोसाइटी उसकी डेवलप होगी। ठीक है, ये सब इन चीज़ों पे होता है। तो वही अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि आप कुछ ना समझ में आए, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ये धर्म का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया कि धर्म के कॉन्सेप्ट को भगवान से जोड़ने के पीछे अब देखिए, आप एक ये तर्क भी ले सकते हैं कि भगवान है कि नहीं है पता नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ धर्म में जो चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, वो सारी सही ही है। ठीक है, उनके कुछ इंटरप्रिटेशन जरूर गलत है, लेकिन हाँ धर्म में जो सारी चीजें हैं वो सभी सही हैं, और अगर उनको फुलफिल किया जाए तो आचरण अपने आप अच्छा बन जाता है। तो अब एक ऐसा कोई ऐसी कोई चीज जो कंट्रोल कर सके, तो लोगों को भगवान में जब आस्था हुई तो भगवान एक ऐसी चीज हो गई जो क्या है कि उनके कर्मों को, अंतरात्मा तक को कंट्रोल करता है। ठीक है, नॉर्मली कोई अगर सामने है तो कई बार गलत नहीं करते लोग, लेकिन ऐसा समय जब कोई भी सामने नहीं है तब भी आप गलत ना करें। ठीक है, ये चीज को, ये कहा, ये अंतरात्मा वाली बात है। ठीक है, इसको कौन कंट्रोल करेगा? ये इंडियन सोसाइटी में धर्म के बिहाफ पे भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर कहते हैं ना कि भगवान देख रहा है, तो वो क्या है? वो यही सब है। ठीक है, तो इन सब चीजों से सामाजिकरण डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब देखिए समाजीकरण की मुख्यतः तीन प्रक्रियाएं हैं। क्या है तीन प्रक्रियाएं? एक नकल, है ना, कोई भी समाजीकरण किस तरह से डेवलप होगा? जब कोई किसी को कॉपी करेगा, ठीक है, सीखेगा उसी से, है ना। बच्चा है जो सबसे पहले कॉपी करता है एक दूसरे को, जो आप करेंगे वही उसकी नकल करेगा, जैसा वो देखेगा वैसे ही वो उसकी बॉडी लैंग्वेज में डेवलप होता जाएगा। ठीक है, आप अकड़ू है तो बच्चा अपने आप अकड़ू बन जाएगा, आप पोलाइट नेचर के हैं तो बच्चा भी आप अपने आप ही पोलाइट बनेगा। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा आदमी कैसे सीखता है? सुझाव, आदमी जो बड़े बुजुर्गों के सुझाव हैं या दोस्तों के जो सुझाव हैं उनसे सीखता है। तीसरा आप कंपटीशन के माध्यम से सीखता है। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे समाजीकरण डेवलप होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों के जीवन में विभिन्न मूल्यों और गुणों का विकास होता है जो कि उनके आचरण के मापदंडों पर को निर्धारित करता है। ठीक है, देखिए कोई एक चीज है, वो बच्चा पैदा हुआ और उसने वो चीज सीखी। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये चीज इसको भुला दी जाए और फिर लास्ट दोबारा से नई चीज सिखाई जाए जो सही है, क्योंकि यहाँ पर इसने गलत सीख लिया। तो ये प्रोसेस काफी मुश्किल होता है। ठीक है, पहले सिखाना और फिर भुलाना और फिर से सिखाना, ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है। लेकिन ये सबसे आसान है कि आप सिखाइए, पहले ही सिखा दीजिए और वो उसके अंदर अपने आप इनकलकेट हो जाए। ठीक है, तो अब आप एग्जाम्पल से ऐसे समझिए कि पूरी लाइफ किसी ने अनएथिकल काम किए सीखे हैं। ठीक है, हमेशा करप्शन वगैरह देखा है, ट्रेन में जाते समय हमेशा पर पैसे दे करके सीट ली है, ये सब चीज़ें, तो उसकी बॉडी में, उसकी लाइफ में ये सब चीज़ों का के लिए बहुत कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है कि उसकी अंतरात्मा उसको झकझोर रही है। ठीक है, अब तैयारी के दौरान आया और एक सब्जेक्ट पढ़ लिया एथिक्स, ठीक है, और पास भी हो गए, पास होकर के बन गए कलेक्टर। ठीक है, लेकिन जब रियल ग्राउंड में सिचुएशन आएगी और आपको डिसीजन लेना होगा, एक एथिकल डिसीजन लेना होगा, तो उस वक्त ये चैप्टर या एक सब्जेक्ट आपके ऊपर हावी होगा या पूरी लाइफ की जो टीचिंग है जो आपने सीखी वो हावी होगी, है ना। तो क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव प्रेशर भी आपके ऊपर पड़ रहे हैं, तो ये जो आपकी लाइफ से आपने जो सीखा वो आपके ऊपर क्या है, हावी हो जाएगा, और आप एक मतलब वो ऐसा काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे जो आप बहुत ज्यादा गलत नहीं मानते। ठीक है, जो आपने यहाँ पर गलत सीखा है लेकिन उसको आप गलत नहीं मानते, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए जब एथिकल बनाना है अगर किसी को, तो वो प्रक्रिया है जो वो पैदा होते ही शुरू होनी चाहिए, ना कि बाद में। ठीक है, अब देखते हैं माध्यम। ठीक है, व्यक्तित्व विकास के माध्यम। तो देखिए मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं कुछ। मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं के बाद आचरण और व्यवहार, उसके बाद फिर मनुष्य में जो स्वचेतना होती है उससे, फिर उसके बाद पुनः इसके परिणाम स्वरूप अपने बारे में गर्व या आत्मग्लानि का अनुभव। ये एक प्रोसेस हो गया। कैसे? देखिए मतलब साइकोलॉजिकली आदमी अगर किसी चीज को गलत मानता है, ठीक है,
या सही मानता है, तो वो क्या करेगा, वही व्यवहार करेगा, वही उसका कंडक्ट हो जाएगा, आचरण हो जाएगा। उसके बाद उसकी जो मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ठीक है, आचरण अंतरात्मा है, वो उसको क्या है कि बोलेगी कि ये काम सही है और ये काम गलत है, इन दो में से आपको चूज करना है, ठीक है। तो ये अंतरात्मा आपको बता देगी, वो अलग बात है करे क्या, लेकिन उसे पता होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। अगर वो गलत को चूज करता है तो हमेशा आत्मग्लानि की फीलिंग आएगी, और अगर वो सही को चूज करता है तो हमेशा वो खुश फील करेगा। खुश फील करेगा तो आगे के आचरण भी अच्छे होंगे, और आगे के कंडक्ट्स अच्छे होंगे, आगे का प्रोसेस अच्छा होगा, जिससे वो विकास होगा, और एक किसी एक का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा, ठीक है। इससे क्या है कि भावनात्मक संतुलन एवं सहिष्णुता का विकास होता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या है, इनटॉलरेंस बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है ना, और इसके कारण क्या है, आचरण, ठीक है। आचरण जब अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद इनटॉलरेंस जो है वो अपने आप ही टॉलरेंस में बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्यक्ति की असीमित इच्छाएं हैं, ठीक है। हर कोई चाहता है कि फिजिकल नीड्स पूरी फुलफिल हो, उसके अलावा फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल हो, जो भी मतलब इच्छाएं बहुत होती हैं, ठीक है। तो उस पर नियंत्रण होना और नैतिकता का विकास, ठीक है। इसमें किस तरह से कर सकते हैं, ये इड, ईगो और सुपर ईगो है ना, ये कुछ टर्म्स हैं, इनको भी आंसर्स में अपने इंक्लूड करना चाहिए। इनके मध्य अंतर क्रिया में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो देखिए क्या है, तो देखिए इच्छाएं हैं जो वो असीमित हैं, ठीक है, और उन वो क्या है, अचेतन मस्तिष्क की इच्छाएं हैं, ठीक है। लेटे लेटे बिना कुछ करे ही सब कुछ मिल जाए, ठीक है, ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ होता है, ठीक है। होता भी है कि नहीं होता पता नहीं। तो वो इच्छाएं हैं जो उनको चेतन मस्तिष्क के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, और उसको हम ईगो के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। और जो सुपर ईगो है वो है आइडियल, ठीक है, उससे आप इन इड को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, और जो भी मानक है उनको आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि इसमें रोल कौन प्ले करेगा, आपके जो मित्र मंडली हो गई है ना, परिवार हो गया, जिससे भी आप मिल रहे हैं, मतलब सोशल ग्रुप हो गया आपका, ये सब इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार समाजीकरण को मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया एवं सामाजिक अभिकरणों के द्वारा व्यक्तित्व विकास के माध्यम से लोगों में नैतिक मूल्य एवं व्यवहार को अपनाने का आचरण बढ़ता है, ठीक है। ये आपका कंक्लूडिंग लाइन हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द प्लेटोज आइडियोलॉजी ऑफ वर्च्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में प्लेटो के सद्गुण की विचारधारा को समझाइए। तो देखिए, इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले आप प्लेटो के सद्गुण की विचारधारा पर चर्चा करें, उसके बाद इसे भारतीय दर्शन से जोड़ दें, उसके बाद आज की प्रासंगिकता के साथ दार्शनिक विचारधारा को लिखें और फिर इसका निष्कर्ष करें, ठीक है। देखिए, सुकरात की जो सद्गुण की अवधारणा है उसका जो विकास है बेसिकली वो प्लेटो ने किया, तो ये इंट्रोड्यूस कीजिए। उसके बाद इसमें वो 3 टर्म्स के नाम लिखिए जो अपनी वर्च्यू एथिक्स में, मतलब जो सद्गुण की अवधारणा में जो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यू है उसमें इन्होंने, प्लेटो ने यूज किया। वो क्या है 3 शब्द, एक है कॉग्निशन ज्ञान, कोनेशन इच्छा शक्ति, और तीसरा अफेक्शन मनोवेग, ठीक है। इनको ऐसे तैसे लिखेंगे क्योंकि इन्हीं टर्म्स का यूज प्लेटो ने किया है, अंग्रेजी शब्द है लेकिन ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद भारतीय दर्शन में जो 3 हैं आपके, सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों को इसके साथ लिंक किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, बुद्धि का जो संबंध है वो कॉग्निशन से है ना, और अंतरात्मा की आवाज के हिसाब से अगर चला जाए, है ना, क्या सही है क्या गलत है, अंतरात्मा तो हमेशा सही बताएगी आपको, ठीक है। अगर आप गलत भी कर रहे हैं तो पता चल जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि स्टेप आप क्या लेते हैं, वो आपकी बुद्धि या विवेक पर निर्भर करेगा। उसके बाद ये डेफिनेशन है जो ये अफेक्शन का संबंध है जो भावनाओं और इच्छाओं से है, ठीक है। देखिए, प्लेटो बिलीव करते थे कि द स्टेट इज डिजर्व सॉवरेनिटी एंड द मोरल गाइडेंस ओनली फ्रॉम इट्स नॉलेज। उनका जो राज्य को संप्रभुता और नैतिक दर्शन से ही प्राप्त किया जा सकता है, और किसी राज्य का जो प्रमुख है, मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो एक
इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होना चाहिए, इंटेलेक्ट होना चाहिए, मतलब राजा के बारे में बोल रहे हैं, या आज के हिसाब से बोले तो प्रेसिडेंट के बारे में बोल रहे हैं अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अगर प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करें तो जितने भी हेड ऑफ द स्टेट है और मतलब प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, और हाई लेवल के कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर जो लोग भी हैं वो नॉलेजेबल होने चाहिए, वरना क्योंकि अगर वो नॉलेजेबल नहीं होंगे तो उससे क्या होगा कि उनके जो डिसीजन है वो गाइडेड हो जाएंगे, और अगर वो गाइडेड है तो उससे क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आएगी और उससे सही डिसीजन नहीं हो पाएगा और न्याय नहीं मिल पाएगा लोगों को। ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखी गई है कि देखिए, its relevance in today's time is that the head of the nation, prime minister, president, and those who are in the high level constitutional administrative post should be governed by knowledge, that is by controlling their selfish desire, है ना, उनको ज्ञान के द्वारा ही गाइड किया होना चाहिए, ना कि उनकी सेल्फिश डिजायर से, है ना, अंतरात्मा की आवाज के हिसाब से ही उनको डिसीजन लेने चाहिए, ना कि ऐसा जो सही है और दूसरों सभी लोगों का जहां पर हित हो रहा हो वो डिसीजन लेना चाहिए, ना कि कुछ लोगों के हित पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए उनके जो एडवाइजर्स हैं, ठीक है, उनके सलाहकार बुद्धिमत्ता युक्त व्यवहार करने वाले होने चाहिए, तभी राज्य के द्वारा अधिक से अधिक नैतिक फैसले लिए जा सकेंगे और एक नैतिक समाज का निर्माण हो सकता है। भ्रष्टाचार दूर करने के संदर्भ में यह भारतीय परिस्थितियों में अत्यंत प्रासंगिक है। ठीक है, तो इसकी जो रेलिवेंस है उसके बारे में हमने चर्चा की कि जो प्लेटो ने उस वक्त बोला उसकी रेलिवेंस आज की एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से अभी भी रिलेटिव है। देखिए, प्लेटो ने सद्गुण के 4 प्रकार बताए। एक आपका इंटेलेक्ट हो गया, बुद्धिमत्ता, साहस, करेज, मॉडरेशन, संयम और न्याय, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने न्याय को दी है, क्योंकि ये जो 3 है ये तीनों इसी फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, यही चीज यहां पर लिखी है। इसके बाद देखिए, प्लेटो ने न्याय को दूसरों के अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में भी परिभाषित किया है, और इसको आप कह सकते हैं कि आज के जो प्रशासनिक अधिकारियों हैं इनको एक शिक्षा प्रदान मिलती है इस चीज से कि उन्हें जो नागरिकों के लिए जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करते समय अधिकार आधारित उपागम पर बल देना चाहिए। ठीक है, कि किस तरह का डिसीजन लें जिससे कि क्या है कि इक्वालिटी मेंटेन हो और सबके लिए जस्टिस हो। ठीक है, इसमें महिला अधिकार, वरिष्ठ नागरिक अधिकार, जनजातीय अधिकार, समलैंगिकों के, मतलब उन्होंने कहा कि सबको इक्वल ट्रीट करना है, जो भी है उसमें किसी को भी छोड़ना नहीं है, और स्पेशली ध्यान रखना है जो डिप्राइव्ड क्लास है, और वो हमारी सरकार आज भी वैसे भी रख रही है ना, वही हमारा फोकस पॉइंट भी है, हमेशा ही रहता है। ऐसा तभी संभव है जब कोई प्रशासनिक अधिकारी इंटेलेक्ट पर चले और अर्थात वह अपने विवेक से कार्य करे। ठीक है, गाइडेड ना हो किसी से, अपने विवेक से हो, क्योंकि वो उस जगह पर अगर पहुंचा है ना, उसे अगर चुना गया है कि इस काम को, तो उसकी क्या जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अपने विवेक का इस्तेमाल करें, ना कि किसी की गाइडेंस का। विवेकशीलता का तात्पर्य यहाँ कार्यकुशलता, मितव्ययिता के साथ साथ समय, स्थान, परिस्थिति, दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए लोगों की अपेक्षाओं इत्यादि को ध्यान रखते हुए निर्णय निर्माण और परियोजना का संचालन करना है। मतलब विवेकशीलता का मतलब है कि उस परिस्थिति को भी देखना है कि जिस परिस्थिति में कोई निर्णय लिया गया है, मतलब ओवरऑल अगर एक शब्द में कहें तो ट्रांसफॉर्मेटिव जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ना, ये जो नया टर्म अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इस पर ध्यान में रखते हुए न्याय देने हैं। ठीक है, कोई प्रशासक न्यायप्रिय तभी हो सकता है जब वह आत्मनियंत्रण एवं इंद्रिय निग्रह पूर्वक या गीता में प्रस्तावित निष्काम कर्म से प्रेरित होकर कार्य करता है ना। देखिए, निष्काम कर्म की भावना गीता में लिखी हुई है। ठीक है, आत्म सेल्फ कंट्रोल, ये एक इम्पोर्टेंट, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, है ना, उसके सेंसेस प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है, निष्काम कर्म होना चाहिए, अपना खुद का फायदा नहीं देखे कि मतलब कर्म करता जाए वो। ठीक है, बिना ये सोचे कि मेरा इसमें ये हित है। उसके आगे इतना ही नहीं बल्कि अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने हेतु उसे साहस का प्रदर्शन करना चाहिए, अर्थात नैतिक कर्तव्य पथ पर विपत्तियों का सामना करने के लिए उसे धैर्यवान होना चाहिए।
कठिनाइयों से उभरने के लिए उसे शौर्य का प्रदर्शन करना चाहिए। जन भावनाओं को समझते हुए जनसेवा करनी चाहिए। इस प्रकार वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में प्लेटो के सद्गुणों की विचारधारा अत्यधिक प्रासंगिक है। ठीक है, रेलिवेंस है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, व्हाट इज एटीट्यूड? अभिवृत्ति क्या है और इसके निर्माण में कौन से कारक प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो आप अभिवृत्ति के बारे में बता दीजिए, फिर उसके कारक निर्माण के में जो कारक हैं उनको बता दीजिए, इसके बताते हुए इसको कंक्लूड कर दीजिए। ठीक, देखिए किसी व्यक्ति के प्रति व्यक्ति का सकारात्मक, नकारात्मक और उभयनिष्ठ रुझान अभिवृत्ति कहलाता है। देखिए कोई एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जरूरी नहीं है उसमें उसका पॉजिटिव ही एटीट्यूड हो, किसी का पॉजिटिव हो सकता है, किसी का नेगेटिव हो सकता है और किसी का न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है, ये रुझान पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कौन कैसे हो सकते हैं रुझान है जो वो रैशनल होने चाहिए, है ना, तार्किक, इमोशंस भी होंगे। ये इसके 3 फीचर्स है, रुझान किस तरह से डेवलप होंगे उनके 3 फीचर, रैशनैलिटी, इमोशनल और बिहेवियर। ठीक है, ये 3 उसके फीचर है। अब अभिवृत्ति की जो निर्माण है उसमें 2 कारक हैं जो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक आपका सामाजिकरण और दूसरा आपका जैविक कारण। तो पहले इस जैविक कारण के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये रिसेंटली अभी भूमिका में आया है। मेन कारण तो इसका सामाजिकरण ही है। तो जैविक कारण को कम भूमिका है, किंतु आजकल जैविक कारकों की भी भूमिका स्वीकार की जाने लगी है। इसके अंतर्गत क्या आता है? धैर्य, साहस, प्रकृति, कोई चीज पसंद या नापसंद, लिंग, स्वास्थ्य आता है, जिसके तहत कुछ पसंद या नापसंद अनुवांशिकी से बन जाती है। ठीक है, कहने का मतलब कि कुछ चीजें ऐसी मानी जाने लगी। पहले क्या माना जाता था कि जो भी सोशलाइजेशन हो रहा है, जो भी एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, उसके पीछे समाजीकरण का ही मेन रोल प्ले है कि समाज जिस तरह का वो देखेगा बच्चा उसी तरह का वो सीखेगा। लेकिन अभी क्या है कि कुछ चीजें ऐसी पाई जाती हैं कि नहीं, कुछ हेरिडिटरी भी है ना, पिता से पुत्र में अपने आप, अगर पिता गुस्से वाले हैं तो पुत्र में अपने आप आ जाता है ना, माता के कुछ गुण है जो वो पुत्र में आ जाते हैं। ठीक है, ये भी कुछ फैक्टर्स इसमें अब एक्सेप्टेंस इनको मिली है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सामाजिकरण। देखिए आप क्या है, सामाजिक कारकों की बात कर लेते हैं। इसके तहत 4 कारक हैं। एक आपका हो गया सूचनाएं। सूचनाएं कैसे? सूचनाएं जो भी आपको दी जा रही हैं वो सही हैं या गलत हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक एटीट्यूड क्रिएट होगा। ठीक है, सोशल मीडिया पर कुछ गलत मैसेज अगर चल रहा है और आपके इच्छाओं की पूर्ति, है ना, ये दोनों जुड़ी हुई बात है, इच्छाओं की पूर्ति हो रही है वहां से, तो आप क्या करेंगे कि उसको सही मानेंगे उस मैसेज को, और ये बिना सोचे हुए कि इसकी सत्यता को चेक करना इंपॉर्टेंट है। आप अपने हित को देखते हुए या आप आवेश में आकर के अपने एटीट्यूड के हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा समूह संबंध। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि परिवार, मित्र समूह, ये है जो ये डिसाइड करता है कि एटीट्यूड किस तरह का होगा। ठीक है, उसके अलावा व्यक्तित्व की विशेषता। अब व्यक्तित्व किस तरह का हो सकता है? ये आपका इंट्रोवर्ट हो सकता है और एक्सट्रोवर्ट, दोनों तरह का हो सकता है। अब आप अगर इंट्रोवर्ट नेचर के हैं और कुछ आपको पता चला जो कि आपको बुरा लगा, ठीक है, तो कई बार आप चुप रह जाएंगे, उसको मन में रखे रहेंगे। लेकिन अगर आप एक्सट्रोवर्ट के हैं तो आपको कोई ऐसी बात है जो बुरी नहीं भी लगी है उसको भी आप बुरे तरीके से कह देंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसको उस तरह से कहने की डिमांड है। अब देखिए एक सिंपल लॉजिक है, कोई चीज बुरी हो, किसी को अगर बुरा बोलोगे तो बुरा ही लगेगा और सही बोलोगे तो सही लगेगा। अब वो सही हो या ना हो, मतलब कई बार ऐसा होता है कि भाई सच्चाई है तो हम तो कहेंगे ही कहेंगे, चाहे वो कैसी भी हो। ठीक है, तो कई बार थोड़ा सा नियंत्रण रखने की जरूरत होती है। कई बार छोटे बच्चों पे आप सिर्फ इस वजह से डांट देते हैं कि उनको क्या है कि सही सिखाना है इसलिए डांट देते हैं। ठीक है, लेकिन तरीका उसका अलग भी हो सकता है, तो उन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ अगर ये चलिए एक अलग एग्जांपल हो गया, लेकिन इस चीज़ पर कैसे डिसाइड करेंगे? ये क्या इंटेलेक्ट है जो आपका, वो आईक्यू है जो वो एक एटीट्यूड क्रिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए जो पॉलिटिशियंस होगा, ठीक है, वो उसका टारगेट ग्रुप होता है जिसका लो आईक्यू है। ये लो आईक्यू वाले लोगों को वो पकड़ेगा क्योंकि वही आदमी जाकर के वोट डालता है। ठीक है, तो हाई आईक्यू वाले को लेके तो उसको तर्क देने पड़ेंगे। यहाँ उसको क्या है कि तर्क वर्क कुछ नहीं देना है, उसको सीधा बस एक चीज डिफाइन कर देनी है कि देखो हम तुम्हारे हैं
और हम ही तुम्हारी चीज़ों की, हमारा एक समूह है, हम ही एक जाति के लोग हैं, हम एक दूसरे के लिए हैं, बाकी ये लोग अलग हैं, ठीक है। ऐसा जो कर रहा है उसका आईक्यू खराब नहीं है, उसका आईक्यू बहुत हाई है, क्योंकि अगर उसका आईक्यू कमजोर होता तो वो ऐसा करने में सक्षम ही नहीं होता। लेकिन अगर वो परसुएड कर पा रहा है किसी को, तो यानी कि उसका आईक्यू काफी हाई है, ठीक है। तो आईक्यू बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इन चारों चीजों पे हमने समाजीकरण के को डिफाइन किया। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज परसुएशन? सहमति पैदा करना क्या है, और व्हाट आर द थिंग्स टू बी टेकन केयर फॉर द क्रिएशन ऑफ कंसेंट, ठीक है। तो सहमति पैदा करने में, परसुएड करने में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सहमति पैदा करना क्या है और सहमति पैदा करवाने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमें बताना है। तो इन्हीं चीजों पर आप डिस्कस करेंगे कि क्या है परसुएशन, और फिर उसके बाद इसमें सहमति पैदा करने में क्या क्या चीजों की आवश्यकताओं की योग्यता होती है, और फिर इसको कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। देखिए, ऐसे विचार या संवाद जिनका उद्देश्य किसी व्यक्ति, वर्ग, समूह की एटीट्यूड में बदलाव लाना है ना, उसे सहमति पैदा करना कह सकते हैं। जैसे कि विज्ञापन, माता पिता की सलाह और राजनीतिक भाषण, ठीक है। सहमति पैदा करवाने के चीजों, निम्नलिखित चीजों का होना चाहिए। क्या क्या? सबसे पहले, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परसुएडर कौन है, ठीक है। इस तरह की एक सिंपल डेफिनेशन ही लिखें, कोशिश करें बुकिश लैंग्वेज यहाँ पर ना लिखें, है ना। परसुएशन की बड़ी टफ लैंग्वेजेस बुक में दी हुई है, कोशिश करें कि जो आपको समझ में आया उसी का एक इंट्रोडक्शन दे कि है क्या बेसिकली परसुएशन, ठीक है। उसके बाद परसुएडर कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत क्या है कि विश्वसनीय, परसुएडर वो होना चाहिए जो क्या है कि विश्वसनीय व्यक्ति है ना। आप जनरली क्या प्रोसेस क्या होता है कि अगर किसी ऐसे आदमी ने कोई बात कही है जो आपका रोल मॉडल है, तो आपके दिमाग में क्या ह्यूरिस्टिक प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक प्रोसेस से मतलब है कि आप बिना दिमाग लगाए उसकी बात एक्सेप्ट कर लेंगे, ये सही बोला होगा क्योंकि ये सही बोलते हैं ना। जनरली यहाँ पर आप जैसे ऐसा सोचिए कि जो अंधविश्वास वाली चीजें हैं वो भी यहाँ पर कभी कभी हावी हो जाती हैं, ठीक है। और अगर पॉजिटिवली देखें तो लाइव एग्जाम्पल से आप देखें तो घर में जनरली जो पापा होते हैं, है ना, उन पर क्या है कि एक ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये हमेशा सही बताएंगे, है ना, क्योंकि पूरी लाइफ उन्होंने हमें अच्छी बातें ही सिखाई हैं, है ना, तो हमारे लिए वो हित ही सोचते हैं। तो उन्होंने अगर कोई बात बोली है तो उसको आप बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेते हैं और चुपचाप उसी पथ पर चलने लगते हैं ना। तो कई बड़े बड़े डिसीजंस आप सिर्फ इस आधार पर ले लेते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा इसलिए हमने ले लिया, है ना। इंजीनियरिंग क्यों करी? क्योंकि पापा ने बोला था, है ना। कई बार ऐसा होता है, आजकल की नई जो पीढ़ी है वो तो इस तरह के नए डिसीजंस ले लेती है कि मतलब उन्हें क्या करना है क्या नहीं है, लेकिन अगर हमारे ज़माने की, मतलब अगर पुराने लोगों की थोड़ा सा बात करें, है ना, तो हम लोग उतने डिसीजन मेकिंग में अच्छे नहीं हुआ करते थे उस वक्त, तो हम परसुएड हो रहते थे, है ना। हमें जो आदमी हमारा जो बड़ा होता था उसी की विश्वसनीय व्यक्ति मान करके उनके पथ पर हम चुपचाप फॉलो करते थे। अभी क्या है, लोग क्वेश्चन करने लगे हैं, ठीक है। तो आंतरिक रूप से वो तैयार हो जाते हैं, ये आपका ह्यूरिस्टिक प्रोसेस हो गया। इसके अलावा सुनने वाले के साथ समानता होनी चाहिए, ठीक है, और ताकि कही गई बात जो कही जा रही है वो उसको पसंद आ जाए, ठीक है। अगर आप ऐसी बात करेंगे कि जो पसंद ही नहीं है तो वो आदमी परसुएड होगा नहीं, ठीक है। आप ऐसी बात करें जो वो सुनना चाहता है, ठीक है। उस आप मतलब जो फैसला है वो आपका होगा, लेकिन प्रोसेस होगा जो उसमें वो होना चाहिए जो आदमी डिसीजन लेगा वो सुन सकता है एटलीस्ट उस बात को, ठीक है। तो उससे क्या है, परसुएशन आसानी से हो जाता है। आगे देखिए, और जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर वो है कि परसुएडर एक प्रभावशाली व्यक्ति होना चाहिए जिसका सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण से और आधिकारिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, इन सब चीजों से अगर वो प्रभावित, एक समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर ये बात बोल रहा है तो इजीली परसुएड हो जाते हैं, ठीक है। तो परसुएडर कौन होना चाहिए ये हमने अभी तक देखा। अब परसुएशन की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, ठीक है। भावनात्मक अपील होना जरूरी है इसमें, ठीक है। बेहतर अप्रत्यक्ष संदेश होने जरूरी हैं, और अपनी ओर से अच्छे और बुरे दोनों पक्ष बताइए, जिससे परसुएडर दोनों पक्ष में अंतर करके, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब भी परसुएड करें किसी को तो उसको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों बता दीजिए, ठीक है। अब अगला
अगर आप ऐसी व्यक्ति हैं जो आपकी एक समाज में या जिसको आप परसुएट कर रहे हैं उसके दिमाग में ऐसी भावना है कि हाँ ये सही बोलते हैं और ये दोनों पक्ष बता रहे हैं, है ना, और तो वो क्या है, डिसीजन मेकिंग उसके लिए आसान हो जाती है। तो ये विषय वस्तु होनी चाहिए। अब इसके बाद प्रोसेस देखिए कि किस तरह से किया जाता है। इसमें लक्ष्य का निर्धारण बहुत जरूरी है, ठीक है। परसुएडर को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि करवाना क्या है ना। टीम लीडर को ये पता होना चाहिए, है ना। ज्ञान सर को ये पता है कि इनसे ये काम करवाने हैं, ठीक है। उसके बाद वो उस प्रोसेस का यूज करेंगे, ठीक है, कि हमें हमारे एजुकेटर्स को भावनाओं का भी ध्यान रखना है, उनकी नीड्स का भी ध्यान रखना है, उनकी सारी ज़रूरतें जो भी उनको चाहिए उनका भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जब वो ये सारी चीज़ें फुलफिल करेंगे और वो मुझे जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताएंगे, तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमें पता है कि क्या ज़रूरी है ना। पेपर आने वाला है बच्चों का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे टेस्ट इतना कुछ करवा चुके हैं, उसके बाद एक 20 क्वेश्चन अगर पूरे पूरे उनको एक साथ मिल जाएंगे तो उनके लिए और फायदेमंद होगा। तो बिल्कुल सही लग रहा है ना, सुनने में भी सही लग रहा है, परसुएशन हो सकता है, ठीक है। तो पता होना चाहिए पहले तो कि लक्ष्य क्या है। उदाहरण देखिए, राजनीतिक भाषणों में मुख्यतः एक ऐसे तबके को फोकस किया जाता है जो हमेशा वोट देता है। बूढ़े व्यक्ति को परसुएट करने के लिए एक साधारण बात जो उसके समय से जुड़ी हो वो करनी चाहिए, और नौजवान को परसुएट करने के लिए कुछ विकसित बातें और तथ्यात्मक बात कही जानी चाहिए, है ना। नए आदमी को आपको परसुएट करना है और उसको गीता पुराण और वेद की बात से आप परसुएट करिए, नहीं होगा, ठीक है। आप वहां पर रैशनैलिटी डेवलप कर दीजिए, तार्किक बातें कीजिए, तुरंत डेवलप हो जाएगा, है ना। वहीं पुराना आदमी है वो इन आधारों पर डेवलप होगा कि देखिए ये हम न्याय वाली बात है, न्याय मतलब जस्टिस की आप बात कीजिए, वहां पर पुराना आदमी तुरंत परसुएट हो जाएगा, ठीक है। तो लक्ष्य का पता होना चाहिए, फिर उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब देखिए परसुएशन कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। एक, बोलने की गति, ठीक है, किस तरह से आप बोल रहे हो, जल्दी जल्दी बोल रहे हो, हमें कोई मतलब ही नहीं है, अगला आदमी को समझ ही नहीं आ रहा है कोई बात, ठीक है। संवाद हमेशा 2 तरफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही आदमी बोले जा रहा है ना। दूसरे आदमी को भी मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का, तो उसे लगेगा कि हाँ मेरा पार्टिसिपेशन हुआ है, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है, ठीक है। सीधा संवाद एटसेट्रा, ठीक है, डायरेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि घूम फिर के सुनने में आ रही है बात, ठीक है। घूम फिर के जनरली वो परसुएट नहीं होता, इसलिए भाषण होते हैं, लोगों को इकट्ठा किया जाता है। और डायरेक्ट हालांकि वो वन वे कम्युनिकेशन है, उसमें सिर्फ भाषण देता है एक आदमी, लेकिन यह है कि डायरेक्ट हो रहा होता है, सीधा संवाद हो रहा होता है, ठीक है। तो ये इसका तरीका हो गया। अतः कंक्लूड कर लीजिए, कह सकते हैं कि परसुएशन एक आर्ट है, कला है, जिसके माध्यम से चीजों को अपने हिसाब से करवाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां क्वेश्चन है, व्हाट इज एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट, है ना। रुचि और अभिरुचि क्या है, और इन दोनों में समानता बताइए, और बुद्धिमत्ता और अभिरुचि ये किस तरह से अलग है ये बताइए, है ना। तो 3 चीजें बेसिकली इस आंसर में बतानी है, अभिरुचि, रुचि और बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन को इसी हिसाब से तोड़ लीजिए। तो सबसे पहले अभिवृत्ति क्या है इसको लिखिए, फिर रुचि क्या है इसको लिखिए, और अभिरुचि और रुचि में समानता बताइए, और अभिरुचि और बुद्धिमत्ता में अंतर बता दीजिए, ठीक है। देखिए, उचित वातावरण और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति के अंदर क्षमताओं का विकास करवाना ही अभिरुचि है। ये जन्मजात भी होती है और इसको सिखाया भी जाता है, ठीक है। तो देखिए, जन्मजात ये बहुत ही कम मात्रा में होती है, लेकिन बेसिकली इसको सिखाया जा सकता है ना। एटीट्यूड क्या है, डेवलप होता है, लेकिन एप्टीट्यूड को डेवलप करवाया जा सकता है। तो इसका सफलता का निर्धारण प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और अभ्यास, प्रैक्टिस, इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों के भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं आप, ठीक है। हमेशा देखा होगा कि एक टेस्ट होता है, रीजनिंग का, एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है ना। वो क्यों होता है ना, पता चल जाता है कि किसमें कितनी क्षमता है, कितना कितना इंटेलेक्ट है, ठीक है। अब देखिए, इंटरेस्ट और अभिरुचि का संबंध देख लीजिए, है ना। 4 फैक्टर्स हैं इस पर। मान लीजिए कि इंटरेस्ट है, ठीक है, लेकिन अभिरुचि जो है वो नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट है लेकिन एप्टीट्यूड नहीं है, ना होने पर इस कंडीशन में क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। और जब दोनों ही नहीं है, मान लीजिए रुचि भी नहीं है और अभिरुचि भी नहीं है, तो नेगेटिव आना ही आना है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए रुचि नहीं है लेकिन एप्टीट्यूड है, ठीक है, ये है आपके पास,
तो उस केस में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, है ना, सफल रहेंगे आप। और मान लीजिए कि रुचि और अभिरुचि अभिरुचि और रुचि दोनों के मौजूद होने पर सफल रहेगा मामला, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां पर आपने 4 फैक्टर्स देखे, जिसमें दोनों अगर मौजूद हैं तब तो पॉजिटिव रहेगा, दोनों अगर नहीं है मौजूद तो नेगेटिव रहेगा, और एक इंटरेस्ट है लेकिन एप्टीट्यूड नहीं है तो भी नेगेटिव रहेगा, लेकिन वहीं अगर एप्टीट्यूड है और इंटरेस्ट नहीं है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये इनके संबंध हो गए। आगे देखिए, एप्टीट्यूड और जो बुद्धिमत्ता है, इसका मूल अंतर यह है कि अभिरुचि का संबंध किसी क्षेत्र विशेष से होता है, ठीक है, और जो इंटेलेक्ट है वो सार्वभौमिक है, मतलब वो तो हर जगह पे आपको यूज करना है, ठीक है, और ये एक क्षेत्र विशेष पर ही होता है। बुद्धिमत्ता एक सामान्य क्षमता होती है जिसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि आप वैज्ञानिक बनने के लिए ऊंचे स्तर का बुद्धिमत्ता और अभिरुचि का होना आवश्यक है, वहीं अच्छा नृत्य करने के लिए अभिरुचि का होना आवश्यक है, बुद्धिमत्ता का स्तर सामान्य भी हो सकता है ना। और अगर सिविल सेवा से जुड़े जैसे बड़े एग्जाम्स हैं, उसमें आपका एप्टीट्यूड का अलग से एक टेस्ट लिया जाता है और बुद्धिमत्ता का अलग टेस्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो ये हो गया आपका बुद्धिमत्ता से इसके रिलेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स एंड फंडामेंटल एलिमेंट्स रिलेटेड टू इट। प्रशासनिक नीतिशास्त्र और उससे जुड़े मौलिक तत्व, इन पर चर्चा करनी है। तो देखिए, प्रशासनिक नैतिकता को परिभाषा दीजिए, उसके बाद इसकी विशेषता को परिभाषित कीजिए और फिर इससे संबंधित मूलभूत तत्व को लिख दीजिए, ठीक है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, इसके बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो देखिए ये क्या है कि कलेक्शन ऑफ एथिकल नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना, लोक प्रशासन में आपको एथिकल नॉर्म्स का होना बहुत जरूरी है ना। कैसे कि अगर कर्मचारी है जैसे कोई, है ना, या अधिकारी ले लीजिए, ठीक है, इनका अगर ये खुद में अपने आप में अगर मोरल या एथिकल नहीं है तो इनके जो डिसीजंस होंगे वो भी अनैतिक होंगे, और जिससे कि क्या है कि एक बड़ा तबका ऐसा होगा जिसको न्याय नहीं मिल पाएगा, है ना। इसीलिए कहते हैं कि कंपैशन वाली जो भावना है वो एक अधिकारी के अंदर मौजूद होनी चाहिए, तभी वो अपने आप को उनकी जगह रख करके देख सकता है और फिर उनको न्याय दिला सकता है, ठीक है। तो लोक प्रशासन में इस चीज की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिख दी है। प्रशासनिक नीति शास्त्र को लोक प्रशासन हेतु नैतिक मानदंडों और आवश्यकताओं के एक संग्रह के रूप में माना जाता है, जिसका उद्देश्य उसकी व्यावसायिक गतिविधियों को सामान्य हितों की रक्षा और नैतिक मूल्यों के प्रभावी प्रयोग हेतु प्रेरित करना है। प्रशासनिक नीति शास्त्र नैतिक मानदंडों पर आधारित है। इसका कार्य कर्मचारियों के संबंधों को मानदंडों, आचरणों और कार्रवाई के साधनों द्वारा विनियमित करना तथा लोक प्रशासन से जुड़े कर्मचारियों के अंतःकरण में नैतिक तत्वों का समावेश करना है, ठीक है। मतलब आपका जो इनर कॉन्शियस है वो इतना डेवलप होना चाहिए, वो इतना एथिकल होना चाहिए कि जब कोई आप न्याय दें, क्योंकि आपके हाथ में बहुत सारी शक्तियां हैं न्याय देने की, है ना, तो वो अगर गलत हो रहे, अगर आप किसी को न्याय गलत देंगे तो आपका एटलीस्ट अंतःकरण है वो आपको बता देगा कि कुछ गलत हो रहा है, तो जिससे कि आप सही निर्णय ले पाएंगे, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। सामान्यतः इन बात पर बल दिया जाता है कि जो सरकारी कर्मचारी है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो, वो एक नैतिक मानक सेट करेगा, है ना, कि ये चीजें होनी चाहिए, मतलब उनका किया हुआ कृत्य है जो वो हमेशा सही ट्रीट किया जाता है सोसाइटी के द्वारा। तो इन मानकों का विश्लेषण करें और जो भी मानक है उनका एक बार विश्लेषण करें और निर्मित निर्णय हेतु व्यक्तिगत और व्यावसायिक उत्तरदायित्व का वहन करें, जो उनका काम है, ठीक है। तो मूलतः 3 मौलिक तत्व हैं इसमें जो शामिल किए गए, एक मूल्य, दूसरा मानक और मानदंड, और तीसरा व्यवहार, ठीक है। मूल्य क्या होने चाहिए? स्वतंत्रता, न्याय, ईमानदारी, निष्ठा, तटस्थता, उत्तरदायित्व, ये सब है जो इनके जैसी अवधारणाओं के प्रति व्यक्तिगत, सामूहिक और सामाजिक वक्तव्य, मत और अभिव्यक्ति, ठीक है, इतनी चीजें इसमें होनी चाहिए। इसके बाद मानक, वे सिद्धांत जो लोग और कर्मचारियों के कार्य का मार्गदर्शक करते हैं तथा उनके
चरणों को निर्देशित एवं नियंत्रित करने में सहायता करते हैं, जैसे कि कानून संहिता, नियम, ये सब चीजें हैं जो मानक, इनको माना जाता है ना कि हम संविधान को फॉलो करेंगे ना। हमेशा जब भी देखते होंगे आपकी कुछ भी गड़बड़ होती है तो हमेशा कहते हैं कि संविधान खतरे में है, ठीक है, तो वो मानक है क्योंकि, ठीक है। उसके बाद व्यवहार, मतलब प्रैक्टिकलिटी पे अब आप आइए, ये तो हो गई आपकी थ्योरेटिकल बातें। अब प्रैक्टिकल कर्मचारियों की जो गतिविधियां हैं उसके विभिन्न प्रारूप कुछ मांगों और मानदंडों द्वारा सीमित होते हैं जो सामाजिक मूल्यों के साथ समरूपी है, ठीक है। सामाजिक मूल्य जो है उनके साथ समरूपता बना करके काम करना होगा, ये व्यवहार वाली बात हो गई। देखिए अगला क्वेश्चन है इंटीग्रिटी, है ना। सत्यनिष्ठा को परिभाषित करिए और उसके प्रकारों के बारे में लिखिए, है ना। एथिक्स में मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं, अभी जो यूपीपीसीएस यही हो रहा है। तो आप जो मेन टर्म्स हैं जो सिलेबस में दिए हैं उनको टर्म्स को एक बार जरूर उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप ईमानदारी को परिभाषित करें, फिर सत्यनिष्ठा के प्रकार को आप लिख दीजिए और फिर बाद में इसको निष्कर्ष कर दीजिए। देखिए सत्यनिष्ठा जीवन का सर्वोच्च मूल्य है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के नैतिक सिद्धांतों एवं उसके व्यवहारों में समानता होनी चाहिए, ठीक है। नैतिक सिद्धांतों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ताकि दो मूल्यों के अंतर विरोध पर वरीयता दी जा सके, ठीक है। तो बेसिकली अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी है क्या, है ना। ये बड़ा ही क्लोजली टर्म है, क्लोज टर्म्स है। देखिए ऑनेस्टी है जो, वो तो ईमानदारी है, ठीक है। और जो सत्यनिष्ठा है उसका मतलब होता है कि जब ऑनेस्टी तो ऐसा है कि आप ऑनेस्ट तो रहना ही रहना है, ये इसका एक अंतर्निहित टर्म हो गया, ठीक है। इंटीग्रिटी के अंदर ऑनेस्ट तो रहना ही रहना है, जब कोई देख रहा हो तब भी और जब कोई नहीं देख रहा है तब भी। मतलब कि अंतर आत्मा जब आपको ऑनेस्ट रहने के लिए बोलती है तो वो आपकी इंटीग्रिटी का पार्ट हो जाता है, ठीक है। जब कोई आपको नहीं भी देख रहा है, कोई आपसे कुछ भी नहीं कहेगा, तब भी आपको सही काम करना है, वो इंटीग्रिटी का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो नैतिक सिद्धांतों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो फिर जब दो ऐसे मूल्य टकरा जाएंगे आपसे तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए अंतर विरोध में इसमें वरीयता दी जा सके इसमें, ठीक है। व्यक्ति का प्रत्येक जो कंडक्ट है, आचरण है, इसके नैतिक मूल्यों में सुसंगत हो। हालांकि यह संभव नहीं कि कोई व्यक्ति 100% स्थितियों में सत्यनिष्ठ रहे। थोड़ा विचलन जाने अनजाने में होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन नैतिक मूल्यों में विचलन तभी होना चाहिए जब बहुत गंभीर कारण हो और उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर नैतिक मूल्यों के साथ विचलन कर रहे हैं तो ऐसा कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम काम कर देते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि ये हमने मतलब गलत काम कर दिया, ठीक है। और आप उसके आपके आचरण का हिस्सा बन चुका है वो, ठीक है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा फोकस करना है। उसके बाद देखिए सत्यनिष्ठा के प्रकार। बौद्धिक सत्यनिष्ठा होती है, व्यक्तिगत होती है और व्यावसायिक होती है। तो बौद्धिक से मतलब है कि आप अपने नैतिक मूल्यों की बौद्धिक परीक्षा करते रहना ताकि परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन करा जा सके, और जिन मूल्यों पर हम दूसरों का मूल्यांकन करते हैं उन्हीं मूल्यों पर आप अपना मूल्यांकन कर सकें, ठीक है। व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा का मतलब है इसके अंतर्गत व्यक्ति निजी जीवन में जिन मूल्यों को मानता है अपने आचरण में भी उन्हीं मूल्यों को उल्लंघन नहीं करता। उसके अलावा जो बिजनेस इंटीग्रिटी है वो क्या है, अपने व्यवसाय से जुड़े नैतिक सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत और आचरण सिद्धांत का पालन करना। ये हो गया आपका व्यवसायिक सत्यनिष्ठा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज टॉलरेंस एंड व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ दिस वैल्यू इन चिल्ड्रन, ठीक है। सहिष्णुता क्या है और बच्चों में इस मूल्य की क्या प्रासंगिकता है, ठीक है। इसके बारे में तो पहले आप टॉलरेंस के बारे में लिख दीजिए और फिर उसके बाद बच्चों के रेलिवेंस के बारे में लिख दीजिए, फिर इसको कंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए सहिष्णुता है क्या बेसिकली, है ना। सहिष्णुता का अर्थ है कि अपने विरोधियों की संस्कृति और विचारों का सम्मान करना, उनके पक्ष सुनना और समझने का धैर्य रखना, और जहां तक हो सके समन्वय का प्रयास करना, ठीक है। तो इन 3 टर्म्स का यूज करते हुए आप इसको डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद एक जेएस मिल की बात लिख देते हैं कि जेएस मिल के अनुसार सहिष्णु समाज को नए व मौलिक विचार हासिल होते हैं
समग्रता में इससे समाज की नैतिक प्रगति होती है और बहुसंस्कृतिवाद की धारणा पुष्ट होती है, जिससे बिना भूमंडलीकृत विश्व में चल पाना संभव नहीं है। J.S. मिल की कोटेशन, अगर आपको याद है, पता है, तो एक दो आप इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस की बारे में या फिलोसफर्स के बारे में आप लिख दीजिए। नहीं पता तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर सकते हैं ना, अपने खुद की विचार भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर खुद वाला, सहिष्णुता ऐसा मूल्य है जिसके अंदर धैर्य एक मूल विचार है और बच्चों में यह मूल्य धीमे धीमे विकसित होता है, जिसमें बच्चा अपने हर एक कृत्य से कुछ ना कुछ सीखता है। ठीक है, मान लीजिए पेपर हुआ, एग्जाम हुआ और वो पास हो गया। ठीक है, तो अगर वो पास हो जाएगा तो एक जीतने का गुण आ जाएगा उसके अंदर, और अगर वो फेल हो जाएगा तो एक धैर्य का गुण सीख जाएगा। सीखता जरूर है वो हमेशा, तो इसलिए इन सब चीजों से डरना नहीं चाहिए, सिचुएशन को फेस करना है। आज के बच्चे हमारे देश के कल का भविष्य हैं और भारत जैसे देश में जहां बहुसंस्कृतिवाद, बहुजातिवाद और बहुभाषावाद जैसे तत्व मौजूद हैं, तो उस लिहाज से टॉलरेंस है जो ये हमारे लिए एक अति आवश्यक और अति उपयोगी मूल्य है, वैल्यू है। ठीक है, अब लास्ट में इसको आप कंक्लूड कर दीजिए कि सहिष्णुता से एक विकसित समाज का निर्माण होता है और इससे सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र बेहतर होता है। अर्थात भारत के उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों में सहिष्णुता का विकास होना अति आवश्यक है। ठीक है, दोनों जो सहिष्णुता पूछा था क्वेश्चन में, बच्चों के बारे में पूछा था, तो कंक्लूडिंग फैक्टर में दोनों को लिंक करते हुए कंक्लूड करिए। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्शियसनेस एंड हाउ इज दिस नेसेसरी इन द जुडिशियल डिसीजन? अंतःकरण की आवाज क्या क्या अभिप्राय है और विवेकपूर्ण निर्णय में यह कैसे जरूरी है? तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप कॉन्शियसनेस के बारे में बता दीजिए, फिर उसके किस तरह से डिसीजन लेने में ये जरूरी है उसके बारे में बताइए, और फिर लास्ट में मतलब क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे वैसे उसको आंसर करिए और लास्ट में कंक्लूड करिए। गीता की लाइन से शुरू करिए कि गीता में कहा गया है कि इंद्रियां घोड़े के समान हैं जो नाना प्रकार के संदेशों और इच्छाओं को उत्पन्न करती हैं। इन इंद्रियों को विवेक रूपी सारथी द्वारा संचालित किया जाता है और यह देखना कि कौन सी चीज है जो मन के आयामों की है और कौन सी चीज है जो मनातीत है, इसमें अंतर कर पाना आपका विवेक हो गया, और यह विवेक अंतःकरण से उत्पन्न होता है ना। कोई भी डिसीजन लेना है अगर आपको, तो वो जो विवेक है उसके बेसिस पर ही लेंगे, और विवेक कैसे डेवलप होगा? वो अंतःकरण से डेवलप होगा। ठीक है, अलग अलग लोगों में अलग अलग विचार होते हैं, और जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो हर व्यक्ति की भावना का सम्मान करना चाहिए, है ना। निर्णय लेने में के बारे में बता रहे हैं हम कि निर्णय लेने में सम्मान करना चाहिए, चाहे व्यक्ति रूढ़िवादी हो, अंधविश्वासी हो, तो भी हमें उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित करते समय भावनाओं और संवेग का ध्यान में रखकर तार्किकता का उपयोग करना चाहिए, ताकि भाईचारे का पर कोई असर ना पड़े। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आप कुछ परसुएशन कर रहे हैं, मान लीजिए इस पर, ठीक है, तो अंतःकरण वहां पर किस तरह से प्रभावी हो जाएगा उसके बारे में, तो आप जब डिसीजन लें तो इस तरह का लें कि अगर कोई आदमी ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है, तो उसको ऐसा नहीं है कि तुम गलत हो डायरेक्ट बोला उसको और खत्म कर दिया, ठीक है, नहीं, उसकी भावनाओं, भाई वो ऑर्थोडॉक्स है तो एक सोसाइटी से ही सीखा है ना उसने, तो यानी कि एक सोसाइटी ऐसी है तो उस सोसाइटी के बारे में भी सोचिए, फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए। ठीक है, अब यहां पर आप कंक्लूड कर दीजिए कि अतः अंतःकरण ऐसी भावना है जिसे इंसान को गलत निर्णय लेने में से जो इंसान को गलत निर्णय लेने से रोकती है, और अगर अंतःकरण की भावना को दबाकर अपने फायदे के लिए कभी कुछ ऐसा निर्णय लेना पड़ा, तो जो भावना इंसान को उसके द्वारा किए गए गलत कृत्यों के लिए कचोटती है, वही अंतःकरण है। ठीक है, तो आप जो भी रॉन्ग डिसीजन, इसके बारे में हम अभी पहले भी कई बार डिसीजन डिस्कस कर चुके कि जो भी रॉन्ग डिसीजन है वो हमेशा परेशान करता रहेगा अगर आप एक मोरल है, आप एक एथिकल आदमी है और अंतःकरण आपका शुद्ध है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हिंदुइज्म के हिसाब से ये सब क्या है। ठीक है, तो इनको सबको आपको डिफाइन करना है। देखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हिंदू जीवन की अवधारणा के नैतिक सिद्धांत है। ठीक है, इनको एक एक करके डिफाइन कर दीजिए। धर्म क्या है? व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति पाने का सर्वोत्तम उपाय धर्म का पालन करना है। समाज में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने का एकमात्र मूल मंत्र धर्म है ना। इस पर पहले वाले क्वेश्चन में हमने पहले ही डिस्कस किया कि धर्म के 10 तरह के जो मूल्य हैं उन पर अगर वो आदमी इंकलकेट है तो
वो एक नैतिकता का पालन कर सकेगा, और जिससे कि क्या है कि टॉलरेंस डेवलप होगा और सोसाइटी में इजी हो जाएगा। वेद व्यास ने महाभारत में कहा कि जो अपने लिए उचित ना समझो उसको दूसरों के लिए भी मत करो, और जो अपने लिए चाहो वह दूसरों के लिए भी करने का प्रयत्न करो, यही धर्म है ना। एक लाइन में अगर कहें तो इससे बेहतरीन कहीं नहीं कह सकते आपकी धर्म है क्या। ठीक है, अब अर्थ के बारे में देखिए। अर्थ का तात्पर्य है धन संपत्ति, सांसारिक विषयों को प्राप्त करने के सभी साधन है। यह व्यक्तित्व के विकास में एक बड़ा योगदान है, और जिस प्रकार सांसारिक जीवन को पाने के लिए अन्य मूल्य जैसे परोपकार, सहिष्णुता, अभिव्यक्ति का होना अनिवार्य है, उसी प्रकार संसार के सुखों को धारण करने में के लिए अर्थ की भी आवश्यकता है ना भाई। बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और इस पर एक नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कि धन के बिना धर्म, काम आदि पुरुषार्थ का भी पूर्ति कर पाना कठिन है। ठीक है, तो सारे पुरुषार्थ के लिए आपको अर्थ भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए काम का मतलब क्या है कि सुख का भोग करना, अर्थात इंद्रियों और मन के साथ सामंजस्य को बनाकर आनंद का अनुभव करना। ठीक है, इसका अर्थ किसी भी प्रकार के इंद्रिय और मानसिक सुख से है, और महाभारत के अनुसार पांचों इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को अपने वश में करना प्रसन्नता के लिए अनिवार्य है। ठीक है, मन और बुद्धि का अगर कंट्रोल में होंगी दोनों चीजें, तो कामुकता आप भी आपके लिए कंट्रोल होगी। ठीक है, कंट्रोल में होगी। तो जितनी जिस चीज की जरूरत है और जिस समय जिस चीज की जरूरत है वो इंपॉर्टेंट है कि पता होना चाहिए कि किस तरह से इसको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो काम एक ऐसी भावना है जो मनुष्य को अपने पथ से भ्रमित करने के लिए एक बड़ा योगदान देती है, इसलिए इस मूल्य को अपने वश में होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना कि शरीर को स्वस्थ रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मोक्ष के बारे में देख लीजिए। मोक्ष क्या है ना, ये देखिए एक वर्ल्डली, मतलब ये पारलौकिक ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट है ना, पारलौकिक विषय है, जिसको क्या है कि चौथा पुरुषार्थ की उपाधि प्राप्त है, और ये चरम सुख वाली बात है। ठीक है, जिसमें कि इंसान के सब मोह माया सब त्याग करके आगे बढ़ जाते हैं ना। आत्मा को स्टेबल करने का सबसे अच्छा तरीका है मोक्ष। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अलग अलग धर्मों में अलग अलग उपयोग किए जाते हैं, परंतु सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही है, जिसके अंतर्गत सांसारिक मोह माया से परे जाकर ऐसी भावना है जिसमें अर्थ, काम जैसी भौतिक वस्तुओं का कोई मोल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोक्ष वाली बात। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राइट द थॉट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद नेशनलिज्म एंड टुडेज एडमिनिस्ट्रेशन। स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद और आज के प्रशासन पर विचार लिखिए। देखिए स्वामी विवेकानंद एक राष्ट्रवादी थे, और उनके विचारों में राष्ट्रवाद और आध्यात्म में काफी समानता पाई जाती है। उनका मानना था कि हिंदू धर्म सभी धर्मों की जननी है, और धर्म ही वह माध्यम है जिससे व्यक्ति और राष्ट्र शक्ति प्राप्त करते हैं। स्वामी जी के अनुसार आध्यात्म ही वह शास्त्र है जिसके द्वारा भोग विलासवादी पश्चिमी समाज पर विजय पाई जा सकती है। ठीक है, ये इनके आपने स्वामी विवेकानंद के विचारों पर लिख दिया, और वे भारत में समृद्ध अतीत की नींव पर भावी राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। ठीक है, स्वामी जी का राष्ट्रवाद पर चर्चा करते हैं। स्वामी जी का राष्ट्रवाद राष्ट्र, समाज और व्यक्ति को खोए हुए अपने व्यक्तित्व को वापस लाने पर बल देता है, खोए बिना, है ना। स्वामी जी को राष्ट्रवादी अवधारणा में राष्ट्रीय एकता का महत्व दिया गया है। अब देखिए अलगाववादी ताकतों को स्वामी जी ने कहा कि भारत मेरे लिए माता के समान है, और अर्थात राष्ट्र भूमि में वह अपना परिवार देखते थे और सहिष्णुता राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन करते थे। ठीक है, प्रशासनिक और संगठित स्तर पर उनके विचारों से सीख ली जा सकती है कि वे अपने कार्यालय और उसके बाहर के लोग, मतलब जो भी ऐसी सोसाइटी है जो कार्यालय में जो सबसे छोटा चपरासी है ना, उससे भी आपको सम्मान से देना चाहिए। ठीक है, और जो बाहर के लोग हैं जो आपसे कमजोर वर्ग के हैं उन पर भी आपको सम्मान देना चाहिए। सम्मान और प्रेम प्रशासनिक अधिकारी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव में होना चाहिए। ठीक है, ये जनरली देखा जाता है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जब वोट मांगने आते हैं तो उस वक्त वो घर में खाना भी खा लेंगे, लेकिन बाद में
उनसे मिलने भी नहीं के लिए भी नहीं, बहुत मुश्किल होती है ना, जो कि आजकल खत्म होती जा रही है। तो ये इसकी लाइव इंपॉर्टेंस हो गई है ना, टुडेज इंपॉर्टेंस आप कह सकते हैं। तो आजकल देखा जा रहा है कि नेतृत्वकर्ता में श्रेष्ठता और घमंड की भावना विद्यमान है, जिसके चलते वह दूसरों की इज्जत नहीं कर पाता, जो कि लोकतांत्रिक संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, इसलिए नेता और प्रशासकों को अपने संगठन के कर्मचारियों को सम्मान देना चाहिए और बंधुत्व की भावना का प्रचार करना चाहिए। ये हो गया स्वामी विवेकानंद जी के लाइफ से सीखने वाला मेन पॉइंट, जो कि आज के एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूटिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, निरपेक्षता और उपयोगितावाद में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो डिफरेंस लिखना है इनके बारे में। निरपेक्षता, इसके हिसाब से जो कार्य नैतिक हैं उसका परिणाम अपने आप हमेशा सही होगा। अर्थात नैतिकता का संबंध इस बात से नहीं है कि उसके किए जाने से क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, परिणाम जो भी हो सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा। ये हो गया आपका एब्सोल्यूटिज्म। ठीक है, कि सत्य तो सत्य है भाई, उसे तो कोई बदला नहीं जा सकता, तो आप काम सही करिए, अपने आप परिणाम अच्छा ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद एक यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच देख लीजिए, उपयोगितावाद। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर बल देते हैं लोग। ठीक है, वो ही चीज ये सही मानते हैं जो सबके हित में गलत है और सबके हित में है तो भी वो सही है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों के हित क्या है, सबके मतलब मैक्सिमम लोग। ठीक है, जिसके अंतर्गत अधिकतम व्यक्तियों के हित के अनुसार नैतिकता परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, आज वही चीज सही है और बाद में जब बड़े तबके के लिए वो चीज गलत हो जाएगी तो वही चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, ऐसे में कोई भी कार्य अपने आप में सार्वभौमिक रूप से नैतिक नहीं हो सकता। ठीक है ना, यूनिवर्सली उसे आप सही नहीं कह सकते कि ये एथिकल काम है। ठीक है, उपयोगितावाद के हिसाब से हर वह काम नैतिक है जिससे अधिक लोगों का हित समाहित हो रहा है, अर्थात अधिकतम व्यक्तियों में अधिकतम सुख की बात की जाती है। ठीक है, ये हो गया उपयोगितावाद। कांट कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव नैतिक कार्य करने के लिए प्रेरित रहना चाहिए, जो कि समाज की दृष्टि से आवश्यक भी है, और साथ ही कांट मानव सम्मान व अधिकारों के समर्थक भी हैं। ठीक है, वहीं जो उपयोगितावाद वाले हैं वो किसी कार्य के शुभ या अशुभ होने का निर्णय उनके परिणामों या सामाजिक प्रभावों से तय करते हैं। ठीक है, और बेंथम कहते हैं कि कोई कर्म या नियम अधिकतम व्यक्ति के लिए अधिकतम उपयोगिता रखता है या नहीं, इसका पैमाना क्या है, सुख। अगर फाइनली उसको हैप्पीनेस मिल रही है तो ही सेइंग दैट एवरीथिंग इज फेयर। एक्सप्लेन द गांधीज थॉट ऑन स्टेट्स। गांधी जी का राज्य संबंधी विचार स्पष्ट करें। देखिए, गांधी जी के विचारों के अनुसार राज्य होना ही नहीं चाहिए, वो राज्य के ही सपोर्ट में नहीं थे, क्योंकि राज्य के होने से क्या होगा कि कानून व्यवस्था होगी जो कि एक जैसे व्यक्तियों का निर्माण करेगी, है ना, जिससे कि देश में विविधताओं का आघात होगा, देश में समरूपता रहेगी। ठीक है, एक जैसा ही सब कुछ होता रहेगा हमेशा। ठीक है, उसमें क्या है, लोगों की अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी। ठीक है, तो गांधी जी राज्य के फेवर में ही नहीं थे। गांधी जी का मानना है कि राज्य का सिद्धांत किसी ना किसी रास्ते पर हिंसा पर टिका है। ठीक है, वो उनको कानून की जरूरत ही नहीं है, उनको हिसाब से ऐसा सोसाइटी डेवलप करना चाहते थे जहां पे कानून ही ना हो, अपने आप में ही आदमी इतना नैतिक हो जो वो गलत काम करे ही ना। ठीक है, गांधी जी व्यक्तिवादी विचारक हैं और वे व्यक्तियों की विविधताओं में विश्वास करते हैं। गांधी जी के हिसाब से देश समाज को चलाने के लिए प्रबुद्ध नागरिक, आत्मनियंत्रण आवश्यक है, समाज के बाहर से नियंत्रण की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उन्हें एनलाइटेड सिटीजन्स और सेल्फ कंट्रोल वाले लोगों पर भरोसा है। उन्हें कि क्या जरूरत है कानून व्यवस्था और बाहर से किसी को कंट्रोल रखने की, कि एक लॉ बनाओ फिर उसके हिसाब से चलो। ठीक है, तो गांधी जी का ऐसा मानना है। देश में राम राज्य होना चाहिए और जब तक राम राज्य नहीं है तब तक न्यूनतम शासन व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं कि इतना नहीं कि हम गवर्नमेंट के हिसाब से ही सब कुछ हो, मिनिमम गवर्नमेंट जिसमें कि आदमी को ओपन मिले कि भाई वो अपने विचारों के हिसाब से अपने काम कर सके और जो उसको नैतिक लगता है उसी से वो डिफाइन होता जाएगा सब कुछ धीमे धीमे और मोरालिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, दल विहीन लोकतंत्र होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट है, नॉन पार्टीशन डेमोक्रेसी। ठीक है, ग्राम स्वराज की भावना होनी चाहिए जिसके अंतर्गत
गांव, जिला, राज्य, केंद्र की व्यवस्था होनी चाहिए और अवशिष्ट शक्तियां गांव के पास होनी चाहिए। ठीक है, रेजिडुअल पावर्स किसके पास? गांव। मतलब उनका मानना है कि जो सबसे छोटा, डिसेंट्रलाइजेशन पर वो ज्यादा विश्वास करते थे कि जो सबसे छोटा यूनिट है अगर आप वहीं पर विकास कर दो, है ना, तो वहीं से सब चीजें निकली हैं, लोग गांव से ही निकले हैं। ठीक है, तो ये जो विकसित लोग आगे जाएंगे तो वो अपने आप ही विकास फैलाएंगे। ठीक है, तो स्टेट की भावना होगी ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। कमेंट द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सर्विस एंड सिविल सर्विस। सिविल सेवा और लोक सेवा के अंतर में टिप्पणी कीजिए। देखिए, लोक सेवा एक बहुस्तरीय अवधारणा है जिसके दो अर्थ हैं। पहला, वे सेवाएं जो राज्य प्रदान करता है, जैसे कि सुरक्षा, कानून व्यवस्था, लोक कल्याण, ये सारी चीजें, डाक परिवहन, है ना। और दूसरा, वे सेवाएं जो लोग जीवन को बेहतर बनाते हैं, जैसे चुने हुए राजनीतिज्ञ, सिविल सेवक, अन्य सरकारी सेवक, प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने वाले जो लोग, वे लोग जो लोक सेवा क्षेत्र में व्यापक हित में कार्य करते हैं, जैसे कि निजी अस्पताल, निजी स्कूल, एनजीओ, ट्रस्ट, है ना। ये दो तरह की लोक सेवाएं हो गई। ठीक है, एक हो गया आपका स्टेट गवर्नड और दूसरी जो लोग के जीवन को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, सिविल सेवा या नागरिक सेवा का संबंध राज्य की सेवाओं से है, जिसके अंतर्गत दो तरह की सेवा शामिल है, सैन्य सेवाएं और असैन्य सेवाएं। ठीक है, सैन्य सेवाएं में हमें पता है क्या है, पैरामिलिट्री। असैन्य सेवाओं में क्या है, सिविल सेवा। ठीक है, किसी राज्य की जो असैन्य सेवाएं हैं उसके उत्पादों के समुच्चय को सिविल सेवाएं कहते हैं, जिसके अंतर्गत चयन हेतु प्रक्रिया, वेतन, पूर्णकालिक सेवा, ये सारी चीजें मौजूद हैं। और सिविल सेवा लोक सेवा का एक छोटा हिस्सा है। लोक सेवा एक बड़ा पार्ट हो गया और उसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा है सिविल सेवा। ठीक, हाईलाइट द रीजन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज। ठीक है, सिविल सेवा से जुड़े भ्रष्टाचार की समस्या के कारणों पर प्रकाश डालिए। देखिए, सिविल सेवाएं उच्च पदों का एक समूह है जिसके अंतर्गत समस्याएं विद्यमान हैं, जैसे कि नवाचार की कमी। ठीक है, सिविल सेवा में सिविल सेवक जब तक तैयारी कर रहा है तब तक तो प्रॉब्लम, इनोवेटिव और नई नई चीजें बिल्कुल, है ना, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब बन जाते हैं उसके बाद जितना ज्ञान वो अर्जित कर चुके हैं बस उतना ही ज्ञान है। ठीक है, और फिर बाकी प्रैक्टिकलिटी तो आ जाती है उनमें, लेकिन नई नई चीजों पर वो थोड़ा कमजोर रह जाते हैं। तो देखिएगा आप कभी भी जो ब्लॉक लेवल अधिकारी है ना, भले बड़े बड़े एसडीएम हो, लेकिन कई बार आप देखिएगा कि कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है। ठीक है, वो क्योंकि वो क्या आदत का पार्ट नहीं रहता उनकी, है ना। उनको एक कंप्यूटर ऑपरेटर मिला हुआ है, वही काम करेगा, लेकिन ये सब नवाचार में कमी जैसा है ना। उचित कार्य संस्कृति का अभाव, अभिजात वर्ग, शहरी प्रवृत्ति, वंचित वर्गों के लिए संवेदनशीलता की कमी, है ना, भ्रष्टाचार की समस्या, ये सारी चीजें समस्याएं हैं। ठीक है, समस्या के बाद इन भ्रष्टाचार की समस्या पर अपन डिस्कस करते हैं। कानूनी ढांचों का कमजोर होना, भ्रष्टाचार बढ़ा क्यों, है ना, कानूनी ढांचों का कमजोर होना, अर्थात लंबे केस चलना, बिना सजा के राजनीतिक के कारण छूट जाना। ठीक है, इस तरह की चीजें हो जाती हैं जिससे कि क्या, भ्रष्टाचार डेवलप होता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महंगा और अपारदर्शी होना, जैसे कि चुनाव में सीमा से अधिक खर्च करना, अधिक दामों पर टिकट मिलना और फिर भ्रष्ट तरीकों से वसूली करना, ये सारे फैक्टर्स हैं जो ये क्या है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। इसके तहत इंद्रजीत गुप्ता कमेटी जो आई थी, उनकी सिफारिशों के अनुसार चुनाव में राज्य द्वारा फंडिंग होनी चाहिए, ना कि व्यक्ति द्वारा। ये इनकी सिफारिश थी। ठीक है, इसको भी यहाँ पर मेंशन कीजिए। और प्रक्रियाओं को जटिलता, सुविधा और समय की कमी के कारण लोग भ्रष्टाचार को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, अब प्रक्रिया है जो, वो सिंगल विंडो ऑपरेशन होना चाहिए ना हर जगह पर, है ना। लेकिन इतनी ज्यादा पहले अभी आप LIC ऑफिस में जाइए तो आज भी वही चल रहा है कि ये काम आप इन बाबूजी के पास जाइए, फिर दूसरे के पास जाइए, फिर तीसरे के पास जाइए। जबकि ऐसा सरकारी प्रक्रियाओं में क्या होना चाहिए कि इजी होनी चाहिए। ठीक है, इसी के कारण लोग प्राइवेटाइजेशन की ओर मुड़ रहे हैं। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण का कमजोर होना, समाज द्वारा परोक्ष स्वीकृति प्राप्त होना। ठीक है, ये इसका एक फैक्टर हो गया। उसके बाद सहकारी सेवकों को दहेज जैसी गलत धारणाओं को मान्यता मिलना। ठीक है, जैसे ही बनते हैं तो हो जाता है ना कि IAS बनते ही हो गई वैल्यू इतने करोड़ की। ठीक है,
कितने करोड़ की हो गए, मतलब एक अनुमान लगाया हो। तो ये पहले से ही प्री कंसीव्ड नोशन बना हुआ है कि हम बनेंगे और फिर उसके बाद जब कोई मोटी पार्टी आएगी तब उससे फिर शादी हो जाएगी। तो दहेज को क्या है, एक मान्यता मिल चुकी है समाज में, है ना। और अगर कोई आदमी एथिकल काम करता भी है तो भी समाज कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, है ना। लेकिन ऐसे में आपका अंतःकरण और आपका जो मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस और दृढ़ निश्चय कह सकते हैं आप, वो मजबूत होना जरूरी है कि लोग क्या कहते हैं उससे मैटर नहीं करता, है ना। इस तरह की जो कुरीतियां हैं उसके अगेंस्ट, जिसके लिए आपका चयन हुआ है, जिसके लिए आपने इतनी लंबी पढ़ाई की है, उनको आपको खत्म करना एक नैतिक जिम्मेदारी है। समाज द्वारा भ्रष्टाचार को स्वीकृति हो जाना, पारदर्शिता का ना होना, जिसके लिए अनेक उपयोग किए गए हैं, जैसे कि आरटीआई हो गया, इसके तहत सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, लोक सेवा अधिनियम, ठीक है, शिकायत निवारण प्रक्रिया, जैसे कि राजस्थान में जो राज संपर्क चलती है, जन सुनवाई होती है ना। इन सब के माध्यम से आप भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड सजेस्ट इंक्रीज्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। उत्तरदायित्व का अर्थ स्पष्ट करें और प्रशासन के उत्तरदायित्व को बढ़ाए जाने के सुझाव दें। उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है? जिम्मेदारी उठाना, अर्थात किसी सिविल सेवक को अपनी शक्तियों का विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए किए गए कृत्यों की जवाबदेही होना, और यदि वह जवाब देने में सक्षम नहीं है तो उचित दंड का प्रावधान होना, ठीक है। ये आपका अकाउंटेबिलिटी हो गया। उसके बाद मेन क्या है इसका, आपको पता है कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी जो भी काम किया है उसके लिए कोई होना चाहिए जो अकाउंटेबल हो, जो जिम्मेदारी उठा सके कि हाँ ये हमने हमारे कहने पर ऐसा किया गया, तो अगर वो गलत काम किया गया तो उसकी वो सजा के लिए भी रेडी रहना चाहिए, ठीक है। ऐसी प्रावधान भी होने चाहिए। उसके बाद सिविल सेवकों के कृत्यों में विवेकशीलता, उपयुक्तता, शुचिता, विविधता, है ना, जैसे तत्वों को उपस्थित होना अनिवार्य है, ठीक है। विवेकशीलता से मतलब है डिस्क्रिशन, मॉडेस्टी, है ना, सुइटेबिलिटी, ये सारी चीजें इसके अंदर किसी सिविल सेवक में अगर होंगी तभी वो अकाउंटेबिलिटी जैसे ही जिम्मेदारी को उठा सकेगा। प्रशासन में उत्तरदायित्व को कैसे बढ़ाएं? तो वही सारे फैक्टर्स हैं कि आरटीआई, सिटीजन चार्टर की व्यवस्था, ई गवर्नेंस का प्रयोग, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, जिन विभागों में भ्रष्टाचार अधिक है उनका मूल्यांकन, बार बार मूल्यांकन करिए, जहां जहां संभव हो सके सरकार का एकाधिकार खत्म करके सीमित या मुक्त प्रतिस्पर्धा शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन ऐसा जो उससे जवाबदेही पैदा होती है। भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कठोर या त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जनता में जागरूकता का विकास, मतलब ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपको वहां पर लिखना है, ठीक है। अब कंक्लूड कर दीजिए कि उपर्युक्त तरीकों से प्रशासन में जवाबदेही को बढ़ाया जा सकता है, जिससे सुशासन को सुगम बनाया जा सकता है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोरल गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और स्मार्ट गवर्नेंस, ठीक है। इनके तीनों की विशेषताओं के बारे में लिखना है। सबसे पहले मोरल गवर्नेंस के बारे में लिख देते हैं कि विधि के शासन का समुचित क्रियान्वयन, कानूनों का वंचित वर्गों के हितों का ध्यान रखना, मुख्य धारा में लाना उनको, है ना, नागरिकों के मुख्य और विधिक अधिकारों का संरक्षण, नीति निर्माण और प्रशासन में जनता के सभी वर्गों का पर्याप्त भागीदारी और अधिकारियों में उच्च नैतिक मूल्यों की उपस्थिति, ठीक है। 5-5 पॉइंट्स तीनों के हम लिख देते हैं, ठीक है। सुशासन की विशेषताएं देख लीजिए, जनता की भागीदारी होनी चाहिए, है ना, गवर्नेंस, विधि का शासन, प्रभावशाली व दक्ष तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई का संचालन, जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, है ना, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब जगह फिट हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। और स्मार्ट गवर्नेंस, इसमें देखिए स्मार्ट की फुल फॉर्म है क्या? सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिवनेस और ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। बस इसी को डिफाइन कर दीजिए। सिंपल जैसे प्रमाण पत्रों को खुद से ही स्थापित कर लेना, ये सिंप्लिसिटी, है ना। नई जो भी अभी गवर्नमेंट जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे उसमें क्या क्या हो रहा है चेंजेस, है ना। चीज़ों को सिंपल बना, गवर्नेंस को जितना सिंपल बना पा रहे हैं उतना बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मोरल, जैसे कि वंचित वर्गों के लिए विशेष अधिनियम होने चाहिए। अकाउंटेबल, पब्लिक सर्विस गारंटी अधिनियम वगैरह, आरटीआई हो गया, ये सब अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करते हैं ना। रेस्पॉन्सिवनेस, है ना, ट्विटर पर डायरेक्ट कनेक्शन, जैसे सुषमा स्वराज की काफ़ी फेमस थी कि आप ट्वीट करो, सुरेश प्रभु काफ़ी फेमस रहे इन चीज़ों के लिए, है ना, ट्वीट करो तुरंत उनका रिप्लाई आ जाता था, है ना, जनता से डायरेक्ट वो
जुड़ जाते हैं इसके थ्रू, है ना। ट्रांसपेरेंसी जैसे कि आरटीआई, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन तीनों की विशेषताएं आप लिख दीजिए, चाहे तो इनको सबको एक एक लाइन में डिफाइन कर दीजिए। अब देखिए कुछ केस स्टडीज के बारे में देख लेते हैं। ये पूरे पेपर का सबसे आसान पोर्शन होता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, ये एक रियल सिचुएशन होती है जिसमें आपको वो काम करना, एक नैतिक काम करना होता है। इससे यही चेक करने का तरीका होता है, ठीक है। तो इसमें आप पूरी एक सिचुएशन को पढ़ लीजिए, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू देने जा रहे हैं और एसडीएम बनने के एक कदम की दूरी पर है। जिस टैक्सी को आपने स्थल तक जाने के लिए चुना, उसका थोड़ी दूर चलते एक्सीडेंट हो जाता है, ड्राइवर को चोट आती है और आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब आपके ड्राइवर को तुरंत सहायता की आवश्यकता है और ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो अपने औचित्य को समझाइए, ये है इसका क्वेश्चन। अब देखिए इसमें जनरली होता क्या है कि सबसे पहले आप क्या है कि सारे प्लेयर्स को देख लीजिए कि इस केस स्टडी के अंदर कौन कौन मौजूद है, ठीक है। आपका ड्राइवर मौजूद है, आप मौजूद हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके सिचुएशन में एक मतलब इंटरव्यू देने जाना है आपको, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अब सिचुएशन देखिए, एक्सीडेंट हुआ है, आपको चोट नहीं लगी, ड्राइवर को चोट लगी है, ठीक है। इसके बाद इनको ड्राइवर को नीड की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। और फाइनल रिजल्ट क्या होना चाहिए आपका, इंटरव्यू पैनल पे इंटरव्यू देने भी पहुंचना है, ठीक है। तो आपकी कार्रवाई क्या होगी। अच्छा इसमें क्या है कि सब सही होता है इसमें, है ना। मोस्टली गलत नहीं होता कुछ भी, सही होता है या बहुत सही होता है, ठीक है। तो आपको जो सही लगता है वही लिखना है, उसी से आपके नैतिक बिहेवियर का जांच हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली क्या है कि आप ड्राइवर को मतलब जनरली नॉर्मल आदमी की सिचुएशन के हिसाब से सोचिए कि अगर ये सिचुएशन है तो क्या। देखिए एक तो सबसे पहले इंटरव्यू जैसी चीज़ है, तो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल कट टू कट टाइम से जा रहे होंगे ना, थोड़ा सा मार्जिन लेके ही जा रहे होंगे, अपने पास टाइम होगा पर्याप्त, ठीक है। और इतनी मेहनत की है तो भाई इंटरव्यू देना भी मतलब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और सिविल सेवा की जो प्रिपरेशन है इसके दौरान हमने सीखा क्या है ना, ह्यूमैनिटी, ठीक है। ये तो किसी भी आदमी की बेसिक नीड होनी चाहिए। तो यही सब आपको इसमें मेंशन करना है और मतलब ड्राइवर को भी हेल्प प्रोवाइड करनी है, अपना साक्षात्कार भी देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। देखिए प्रतियोगी छात्र होने के नाते आपका लक्ष्य है कि प्रशासनिक सेवा में सफल हो। इसके लिए आपने कड़ी मेहनत की है और ऐसे में आप कोई भी अड़चन को बाधा के रूप में महसूस करेंगे और उसको लक्ष्य प्राप्ति में रुकावट मान सकते हैं। प्रश्न में जो स्थिति दी है वो अगर किसी भी व्यक्ति के सामने आती है तो वह एक दुविधा में फंस जाता है, परंतु सिविल सेवा में ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो कई सिचुएशन में अपने धैर्य का परिचय दें, सभी परिस्थितियों को में बिना विचलित हुए निदान प्रदान करें, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में मैं मतलब आप सर्वप्रथम अपने ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाऊंगा और डॉक्टरों को उसकी जिम्मेदारी देकर किसी जिम्मेदार मित्र को अस्पताल बुलाकर उपचार के दौरान मेरे वापस आने तक वहां रहने के लिए कहूंगा। मतलब आप और भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। ये मतलब जैसे कि ये तो एक पहलू हो गया कि आप मित्र को बुलाएंगे। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं सब छोड़ दूंगा और इसके साथ ही खड़ा रहूंगा तो वो भी कर सकते हैं। दूसरा, आपको अगर लगता है कि अगर आपको कुछ ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो उसके घर वालों को बुला करके इसको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा करके उसके घर वालों को बुला दीजिए, उसको उनकी जिम्मेदारी दीजिए, आप अपना काम कीजिए आगे। कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सिविल सेवा में भी एक सामाजिक सेवा है, मैंने इस दौरान उस भावना को अपने अंदर समाहित कर लिया है जिसमें कि मेरा जीवन नागरिकों की सेवा के लिए है। अब मैं साक्षात मतलब ये हो गया, इनकी हेल्प मिल गई और दोस्त हमारा पहुंच गया है वहां पर उसको हेल्प करने के लिए। अब आप साक्षात्कार स्थल पर जाइए और इस घटना में से उनको अवगत कराइए। अगर मुझे साक्षात्कार देने की अनुमति मिली तो अपनी पूरी क्षमता से उसमें उत्तीर्ण होने का कार्य करूंगा और अगर नहीं मिली तो अगली बार मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। मतलब हार नहीं माननी है। एक एटीट्यूड मतलब क्या है, देखिए यहाँ से हार ना मानने वाला एटीट्यूड है ना, दोबारा से तैयारी मतलब रेडी रहने वाला एटीट्यूड आपका पता चल गया, ठीक है। हेल्पिंग नेचर पता चल गया, ठीक है। सिचुएशन में आपने किस तरह से 2-3 सिचुएशन को एक साथ हैंडल किया ये पता चल गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। इसके क्योंकि इस वक्त मेरे मन में एक संतुष्टि का भाव है, क्योंकि आप जब हेल्प कर लेंगे, है ना। अगर नहीं करेंगे और बिना हेल्प किए आप वहां पहुंच गए इंटरव्यू देने की भाड़ में जाए,
है ना, मुझे अपने इंटरव्यू से ज़्यादा मतलब, तो कहीं ना कहीं आपकी जो इनर कॉन्शियस है, मतलब जो अंतरात्मा है, वो आपको कचोटती रहेगी, है ना, परेशान करती रहेगी, और आपका फिर इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा। लेकिन इस भावना के साथ अगर आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो श्योरली सफल होंगे। तो जिसमें मैंने मानव जीवन की रक्षा की है, और किसी भी सिविल सेवक में से आशा की जाती है कि वह अपने जीवन के सभी अरमानों को परोपकार के लिए न्यौछावर करे। ठीक है, इस स्थिति में मैं सिविल सेवक बन पाऊं या ना बन पाऊं, पर एक सफल और कामयाब व्यक्ति जिसमें मानवीय धर्म को सर्वोपरि रखा सदैव कहलाऊंगा, है ना। और एक सेंस फील होगा कि मतलब हमने क्या है, सही काम किया है ना, कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि आईएएस दोबारा, मतलब एसडीएम आप दोबारा भी बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब और भी चांस मिलते हैं इसमें, अब दोबारा बन सकते हैं। अगर आप इस लेवल पर हैं कि आप इंटरव्यू पहुंच सकते हो तो ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी की जान चली जाती है तो फिर वो आप कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का एक डिसीजन लिखना होता है। अगली एक और केस स्टडी देखते हैं, जो कि बहुत ही लाइव केस स्टडी है, अक्सर आपके आसपास में सुनने को मिल जाती होगी। आप और आपकी एक महिला या पुरुष मित्र, मतलब अगर महिला है तो आप पुरुष मानिए, पुरुष है तो महिला मानिए, आप और आपकी महिला मित्र जो कि आपके साथ स्कूल से लेकर कॉलेज तक पढ़े हैं, आप लोगों में काफी घनिष्ठता है और मन ही मन एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद आप दोनों अपने चुने हुए क्षेत्र में अपना कैरियर बनाते हैं, और क्योंकि दोनों के बीच लंबे समय से काफी अच्छा तालमेल है तो जीवन साथ बिताने का निर्णय लेते हैं, जिस निर्णय में पूरी मैच्योरिटी शामिल है। ठीक है, अगर कहीं अंतर है तो आपकी जाति पर। आपने तालमेल को देखते हुए आपने इस जातीय अंतर को कोई समस्या नहीं मानते हुए विवाह करने का निर्णय लिया, परंतु आपका परिवार इस विवाह के लिए कदापि तैयार नहीं है, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ जाति में अंतर होना है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन 2 पूछ रहे हैं, एक, इस सिचुएशन में आपके पास क्या क्या विकल्प हैं, पहले तो सारे विकल्प बताइए, और उसके बाद उन विकल्पों में से आप क्या चुनेंगे वो बताइए। ठीक है, उनमें से जो भी बेस्ट होगा उसको चुनेंगे। ठीक है, तो एक अलग कैटेगरी है जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, पहले तो विकल्प बताइए कि क्या क्या है आपके पास। एक तो छोड़ देंगे कि भाई सर कह रहे हैं, जब घर वाले परिवार वाले मान नहीं रहे हैं तो हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरा है कि भाड़ में जाए परिवार वाले, हम तो इसके साथ ही रहेंगे। और तीसरा है कि परिवार वालों को भी आप मिलाइए और उनको समझाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपके सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा मतलब मूल्य सामने आएगा, वैल्यू आएगी, अभी जो हमने कुछ समय पहले देखा, परसुएशन। ठीक है, परसुएशन है जो, वो यहाँ पर हावी हो जाएगा। किस तरह से आप अपने घर वालों को मनाते हैं, क्या आप उनको बोलते हैं जिससे कि वो मानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न में दी गई स्थिति के अनुसार मेरे पास निम्नलिखित विकल्प हैं। एक तो वही परिवार के साथ देते हुए आपस में मित्र की तरह आगे का जीवन बिताएं। दूसरा, अपनी समझ को सर्वोपरि मानते हुए परिवार से अलग होकर व्यवहार रचाएं। तीसरा, परिवार को अपने तालमेल में के बारे में समझाते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में जातीय अंतर को इस विषय में महत्वहीन बताते हुए सभी को राजी करके विवाह करना। ठीक है, देखिए जो 3 विकल्प हैं उनमें से जो तीसरा है वो सबसे उचित विकल्प है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आप अपने परिवार के बड़ों की सोच का सम्मान करें। ठीक है, उसके बाद उनकी जो जातिवादी वाली सोच है, ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से उसको ठुकरा दें कि नहीं ये एकदम गलत है। ठीक है, पहले उनकी बात को समझाएं, फिर उसके बाद अपने परसुएशन के तरीके से, जिसमें क्या करेंगे, आप अपने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को बताएंगे कि देखिए मेरा उसके साथ तालमेल बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर हम दोनों साथ मिलेंगे तो हम अच्छा खुश रहेंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं। तो ये जो एक जाति वाली जो प्रॉब्लम है, ये आज के संदर्भ में आप उनको बताइए कि किस मतलब अब इसका कितना औचित्य रह गया है, कितना नहीं रह गया है। तो एकदम से अगर आप किसी चीज को मना करेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन धीमे धीमे करके एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें कुछ समय भी आपको लग सकता है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है कि क्या क्या अच्छी संभावना है वो बताइए, है ना, क्योंकि सभी की अनुमति जब होगी तभी आप खुश रह सकेंगे। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ समय आपका इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इन चीजों पर इतनी जल्दी स्वीकृति नहीं मिलती, पर आपका जो आत्मविश्वास और परसुएशन का जो तरीका है वो डिपेंड करेगा कि किस तरह से आप सबको राजी कर पाते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन से आपका जो परसुएशन है उसके बारे में एग्जामिनर को आइडिया लग जाएगा।
ठीक है, आत्मविश्वास के बारे में आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन का आइडिया लग जाएगा, है ना, एटीट्यूड का आइडिया लग जाएगा, एप्टीट्यूड का आपका आइडिया लग जाएगा, ठीक है, ये सारे जो भी वैल्यूज हैं वो पता चल जाएंगी। ठीक है, तो केस स्टडीज में जनरली आप एक काम करें कि 8 से 10 केस स्टडीज एक बार प्रैक्टिस करके फिर एग्जाम में बैठे, ठीक है, जिससे कि क्या है, काफ़ी आसान हो जाता है अप्रोच। तो उसका तरीका वही रखिए कि सारे प्लेयर्स को पहले एक साथ अरेंज देख लीजिए कि क्या क्या मौजूद हैं इस केस स्टडी में, उसके बाद क्या क्या सिचुएशंस मौजूद हैं, फिर उसके बाद इन सारी सिचुएशंस को आप प्रायोरिटाइज कर लीजिए और एक एक करके सबके सॉल्यूशन करिए, और लास्ट में अपना जो फाइनल रिजल्ट है उस पर जरूर पहुंचिए। ठीक है, इसमें जनरली क्या है कि गलत नहीं होते, जनरली सभी अच्छा ही लिखते हैं, सभी सही लिखते हैं, लेकिन यह है कि कितनी वैल्यूज आपने दिखा दी अपनी कि मेरे अंदर ये वैल्यू भी है, मैं इसको भी पालन कर सकता हूँ, उसको आंसर करते समय एग्जामिनर वही चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो एंड होता है और जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।